डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जो विद्यार्थी FY के हैं उनके लिए दूसरे प्रश्न पत्र की बात करेंगे, यानी कि BA प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र 2 के पहले खंड की इकाई 2 हिंदी काव्य का परिचयात्मक इतिहास के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत आज आप हिंदी काव्य का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर सकेंगे। भारत में कविता का इतिहास बहुत पुराना है। भारतीय साहित्य के सभी प्राचीन कविता में ही लिखे गए हैं, सभी प्राचीन ग्रंथ कविता में ही लिखे गए हैं। साहित्य के साथ साथ राजनीति, विज्ञान और आयुर्वेद को भी कविता में लिखा गया है, लेकिन हिंदी कविता का प्रारंभ 13वीं सदी से माना जाता है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक चरण में श्रृंगार परक रचनाएं, लोक कथाएं एवं सिद्धों नाथों के रहस्यात्मक काव्य रचे जा रहे थे। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, जिसके अंतर्गत भगवान सगुण रूपों को आधार बनाकर विविध प्रकार के काव्य साहित्य की रचना की गई। रीतिकाल के अंतर्गत 3 प्रकार की काव्य धाराएं हुई, जिसमें रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। 1850 से लेकर आज तक की कविता आधुनिक हिंदी कविता नाम से पहचानी जाती है, जो विभिन्न आंदोलनों से गुजरकर आज अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। प्रत्येक आंदोलन या धारा के कवियों ने मानव जीवन की हर संवेदना, भाव, गतिविधि, दर्शन, विसंघर्ष, परिवेश, पर्यावरण आदि को अपनी कविता में स्थान दिया। इनमें भारतीय रचनाकारों के साथ साथ प्रवासी भारतीय रचनाकारों ने भी अपनी सृजनात्मकता को जीवंत रखा। वैश्विक कविता धाराओं से परिचय में हम देखें तो कविता का प्राचीन स्वरूप मूल रूप से संगीत से जुड़ा हुआ है। कला के स्वरूप में कविता का उद्भव लिपि से पहले का माना जाता है। प्राप्त अवशेषों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में कविता अपने मौखिक स्वरूप में प्राप्त थी। कविता के इस मौखिक स्वरूप की परंपरा प्रत्येक देश और समाज की भिन्न भिन्न रही है। कविता के लिखित स्वरूप की बात करें तो इस्लामिक स्वर्ण युग के दौरान मध्य पूर्व के सभी देश एवं रेनेसां समय के यूरोप के देशों में एरिस्टोटल के काव्यशास्त्र का प्रभाव देखने को मिलता है। एरिस्टोटल ने काव्य को 3 प्रमुख धाराओं में बांटा है: महाकाव्य, हास्य व्यंग्य काव्य एवं करुण काव्य। ये तो हुई कविता के संसार की थोड़ी सी बात। अब हम हिंदी के काव्य का इतिहास जाने तो उसमें सबसे पहले काल विभाजन आता है, जिसमें पहला है आदिकाल। यूँ तो हिंदी साहित्य में
आदिकाल का नामकरण और काल विभाजन दोनों विवादग्रस्त विषय है। फिर भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से शुक्ल जी द्वारा आदिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 1050 से 1375 स्वीकार की गई है। आदिकाल का नामकरण शुक्ल जी ने वीर गाथा काल रखा, परंतु कई विद्वानों ने इस नाम पर आपत्ति जताई, क्योंकि इस नाम वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति की प्रधानता लिए हुए है। अतः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिए गए आदिकाल नाम को ही सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। आदिकालीन हिंदी कविताओं को अध्ययन की सुविधा के लिए 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, सिद्ध काव्य साहित्य। दूसरा, जैन काव्य साहित्य। तीसरा, नाथ काव्य साहित्य। चौथा, रासो काव्य साहित्य एवं पांचवा, लौकिक काव्य साहित्य। उसमें पहला है सिद्ध काव्य साहित्य। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो काव्य जन भाषा में लिखा, वही काव्य हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। सिद्ध साहित्य का आरंभ सिद्ध कवि सरहप्पा की कविता से होता है, जिसके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से दोहा कोश सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसी क्रम में सबरपा के चर्यापद, लुईपा, डोंभीपा के डोंभी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश, कण्हप्पा जिनके द्वारा लिखे गए 74 ग्रंथ बताए जाते हैं और कुक्कुरिया जिनके द्वारा लिखे गए 16 ग्रंथ माने जाते हैं। अब देखें हम नाथ काव्य साहित्य। तो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना का आरंभ हुआ। नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी के अंत तक का माना गया है। मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना गया है, जिन्होंने ईसा की 13वीं सदी के आरंभ से अपना साहित्य लिखना शुरू किया था। नाथ साहित्य के विकास में चौरंगी नाथ, चरपटनाथ, गोरखनाथ, गोपीचंद, भरथरी, जलंधरनाथ आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा आता है जैन काव्य साहित्य। जैन काव्य साहित्य में हम देखें तो देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रावकाचार, शालिभद्र सूरि ने 1184 ईस्वी में भरतेश्वर बाहुबली रास, कवि आसगुम ने 1200 ईस्वी में लघु खंड काव्य चंदन बाला रास, जिन धर्म सूरि ने 1209 ईस्वी में स्थूलीभद्र रास, सुमति गणी ने 1213 ईस्वी में नेमिनाथ रास एवं विजय सेन सूरि ने 1231 ईस्वी में रेवंतगिरी रास की रचना की, जो कि जैन काव्य साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास जैन काव्य साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद हम देखें रासो काव्य साहित्य। तो रासो काव्यों को विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। इन कवियों ने राजा को वीरता के साथ साथ उनकी केली क्रीड़ाओं का भी वर्णन किया है।
युद्ध और प्रेम से युक्त ऐसे काव्यों को रासो काव्य कहा गया है। रासो काव्यों की सबसे प्रमुख कृति चंद बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो है, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसकी भाषा ब्रज और राजस्थानी का मिला जुला रूप है, पर राजस्थानी का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। कवि ने छप्पई छंद का सुंदर उपयोग इस महाकाव्य में किया है। इसी क्रम में हम दूसरे देखें तो नरपति नाल्ह द्वारा लिखित 1155 ईस्वी में बिसलदेव रासो, जो एक विरह काव्य है। खुमाण रासो, हमीर रासो एवं परमाल रासो भी रासो काव्य परंपरा की प्रमुख कृतियां हैं। उसके बाद हम रासो काव्य के बाद देखें तो लौकिक काव्य साहित्य। तो आदिकाल में स्वच्छंद रूप में लौकिक विषयों पर ग्रंथ लिखने की जो प्रवृत्ति मिलती है, उसे हम लौकिक काव्य साहित्य कहते हैं। 11वीं शताब्दी में रचित ढोला मारूरा दुहा एक लोक भाषा काव्य है, जिसका मूल रूप दोहों में मिलता है। भट्ट केदार द्वारा रचित जयचंद प्रकाश और मधुकर रचित जय मयंक जस चंद्रिका का उल्लेख राठौड़ारी ख्यात में मिलता है, किंतु अभी तक ये उपलब्ध नहीं हुए हैं। वसंत विलास के रचयिता का पता भी नहीं चल सका है। अमीर खुसरो ने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां और मुकरियां लिखी थी। खुसरो की पहेलियां उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। आदिकाल में खड़ी बोली की भाषा बनाने वाले खुसरो पहले कवि थे। आदिकाल के बाद जो दूसरा काल साहित्य में देखा जाए तो वो है भक्ति काल। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। इसका समय विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 माना गया है। इसे पूर्व मध्यकाल कहकर भी संबोधित किया जाता है। तत्कालीन साहित्य को निर्गुण और सगुण धारा में विभक्त किया गया है। इन दोनों को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया है। जैसे निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, तो सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अब इसमें हम पहले निर्गुण काव्य धारा शाखा के बारे में बात करें तो निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य भी कहा जाता है। संत साधना में योग प्रक्रिया एवं तंत्र साधना की जो प्रधानता है, उसका मूल स्रोत नाथपंथी साधना पद्धति ही है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक वास्तविक रूप से नाथपंथी जोगी और नामदेव जी है। नामदेव को हम हिंदी का पहला संत कवि कह सकते हैं, पर इस शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर ही है। संत कवियों ने धार्मिक रूढ़ियों की उपेक्षा एवं आलोचना की। उन्होंने निगम, आगम, पुराण आदि को महत्वहीन प्रमाणित किया, किंतु बौद्धों का दुखवाद एवं शून्यवाद, वज्रयानियों की तांत्रिक साधना, सिद्धों की उक्तियों के रूप में उलटबासियों, नाथ संप्रदाय की योग साधना तथा काव्य साधना किसी न किसी रूप में संत काव्यों में समाहित हुई। संत संप्रदाय ने गुरु को ब्रह्म से भी महान माना है। इस शाखा के प्रमुख कवियों में हम देखें तो कबीर, दादू, नानक,
रैदास, मुल्लकदास आदि उल्लेखनीय है। कबीर के शिष्य धर्मदास ने 1464 ईस्वी में सर्वप्रथम कबीर की बिखरी हुई रचनाओं को बीजक नाम से संग्रहित किया, जिसके 3 भाग हैं, शाखी, सबद तथा रमेवनी। काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने कबीर ग्रंथावली नामक ग्रंथ का प्रकाशन किया। निर्गुण काव्य धारा में दूसरी शाखा है प्रेमाश्रयी शाखा। भक्ति काल में निर्गुण उपासक भक्तों की प्रेमाश्रयी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। सूफी कवियों ने भारतीय लोक कथाओं को ग्रहण कर उस पर अपनी भावनाओं को आरोपित कर दिया। सूफी कवियों की उदारता यह थी कि उन्होंने धर्म, जाति और संप्रदाय की संकुचित विचारधारा से ऊपर उठकर अपने विचार व्यक्त किए। इनके ग्रंथों में भक्ति और ज्ञान का समन्वय तथा हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय मिलता है। हिंदी में प्रेमाश्रयी शाखा के प्रवर्तन के बारे में भले ही मतभेद हो, किंतु मलिक मोहम्मद जायसी इस परंपरा के प्रमुख सूफी कवि हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है। जायसी का पद्मावत सूफी काव्यधारा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें जायसी का वस्तु वर्णन, विरह वर्णन, आध्यात्मिक संकेत, लोक जीवन की अभिव्यक्ति एवं भाषा का निर्वाह सब कुछ अत्यंत प्रभावशाली और हृदयस्पर्शी है। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रसिद्ध कवियों में कुतुबन, मंजन, उस्मान, शेख नवी, कासिम शाह और नूर मोहम्मद आदि का प्रमुख स्थान है। उसके बाद हम बात करें सगुण काव्य धारा की, तो उसमें भी 2 शाखाएं देखने को मिलती है। पहली राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। पहली शाखा के बारे में हम बात करें तो राम भक्ति शाखा की हिंदी की राम काव्य परंपरा का विकास स्वामी रामानंद से माना जाता है। स्वामी रामानंद ने भक्ति के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन किए और राम की मर्यादा भक्ति को आदर्श और आचरण की पवित्रता से मंडित रखते हुए जनसाधारण के लिए सुगम बनाया। राम भक्त कवियों ने राम के जीवन को आधार बनाकर प्रबंध और मुक्तक काव्यों की रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं को अपनाया। काव्य रचना के लिए उन्होंने रोला, चौपाई, सोरठा, कवित आदि विभिन्न छंदों का प्रयोग किया। अब बात करें उनके प्रमुख कवियों की, तो तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शील, शक्ति और सौंदर्य से संकलित अद्भुत रूप का गुणगान करते हुए लोक मंगल की साधनावस्था के पथ को प्रशस्त किया। उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, जिसने समूचे समाज के दृष्टिकोण को संस्कार देने एवं बदलने का काम किया। तुलसीदास से पूर्व के राम भक्त कवियों में विष्णुदास का नाम एवं कुछ जैन कवियों की रचनाएं भी उल्लेखनीय है। राम भक्ति शाखा के अन्य प्रमुख कवियों में
हम देखें तो स्वामी अग्रदास, नाभादास, प्रिय चौहान एवं हृदयराम का उल्लेखनीय स्थान है। अब बात करें दूसरी शाखा कृष्ण भक्ति शाखा की, तो मध्यकालीन सगुण भक्ति के आराध्य देवताओं में भगवान श्री कृष्ण का स्थान सर्वोपरि है। भागवत पुराण मध्यकालीन कृष्ण भक्ति साहित्य का प्रेरणा स्रोत रहा है। भक्ति आंदोलन के दौरान कृष्ण लीलाओं के गान की ओर कवियों को प्रेरित करने का श्रेय वल्लभाचार्य जी को है। सूरदास वल्लभाचार्य के ही शिष्य माने जाते हैं। वल्लभाचार्य के मत को आगे बढ़ाने का श्रेय उनके पुत्र विठलनाथ को है। इन्होंने पुष्टि मार्ग को स्वीकार करने वाले 8 कवियों कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, चित्त स्वामी और चतुर्भुज दास को अष्टछाप की संज्ञा दी। ये कवि कृष्ण की लीलाओं का तथा उनके रूप माधुर्य का वर्णन करते थे। उन्होंने कृष्ण के जीवन का संपूर्ण चित्रण करते हुए उनकी बाल और किशोर जीवन से संबंधित लीलाओं का भी वर्णन किया। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार का विशद चित्रण किया। विशेष रूप से विरह का चित्रण ज्यादा मिलता है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास है, जिन्होंने आचार्य वल्लभ से दीक्षा लेकर श्रीनाथ जी की सेवा में ही अपना जीवन बिताया। सूर के द्वारा लिखे गए 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, किंतु आधुनिक विद्वानों ने उनकी 3 रचनाओं को ही प्रामाणिक माना है। वह है सुरसुरावली, सुरसागर एवं साहित्य लहरी। कृष्ण भक्ति शाखा के अन्य प्रमुख कवियों में हम देखें तो नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई, स्वामी हरिदास, श्री भट्ट, व्यास जी, रसखान एवं ध्रुवदास का नाम उल्लेखनीय है। भक्ति काल के बाद जो काल आता है वो है रीति काल। इसका समय विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 माना गया है। इसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। 17वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य तक हिंदी में जो काव्य लिखा गया उसे रीति काव्य कहा गया है। रीति शब्द का अर्थ है नियम, लक्षण, प्रणाली या पद्धति। यह काल नामकरण की दृष्टि से विद्वानों में पर्याप्त मतभेद का विषय रहा है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा, आचार्य रामचंद्र ने इसे रीति काल कहा, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल की संज्ञा दी। रीति काल के अंतर्गत 3 प्रकार की काव्य रचनाएं हुई, जिसमें हम देखें तो रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य तथा रीति मुक्त काव्य। अब हम सबसे पहले रीतिबद्ध काव्य धारा का परिचय प्राप्त करेंगे, जो कवि रस, अलंकार आदि काव्यांगों के लक्षण, उदाहरण लिखने में ही अपनी काव्य शक्ति का उपयोग करते थे, वे रीतिबद्ध कवि कहलाए। इन वर्ग के कवि काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रेरित होकर ग्रंथ रचना करते थे, इसलिए इनका नाम रीतिबद्ध रखा गया। केशवदास प्रमुख रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिकाल विषयक इनके जो
ग्रंथ मिलते हैं, उनमें से रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया ने इन्हें आचार्य बना दिया। इसके बाद चिंतामणि त्रिपाठी, मोतीराम, जसवंत सिंह, देव, कुलपति मिश्र, भिखारीदास, भूषण आदि कवियों ने भी रीतिबद्ध काव्य परंपरा में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। रीतिबद्ध कवियों के दो प्रमुख वर्ग माने जाते हैं, सर्वांग निरूपक और विशिष्टांग निरूपक। रीतिबद्ध के बाद दूसरी काव्य धारा देखें तो रीति सिद्ध काव्य धारा। जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे लेकिन अपनी रचनाओं के लिए इन ग्रंथों से प्रेरणा अवश्य लेते रहे, उन कवियों को रीति सिद्ध कवियों की श्रेणी में रखा गया है। बिहारी मूलतः रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि है। अर्थ रमणीयता और भाषा का नाद सौंदर्य बिहारी की रचना शक्ति का एक विशिष्ट पक्ष है। बिहारी द्वारा रचित सतसई, जो कि उनका एकमात्र ग्रंथ है, उन्हें अमर बना देती है। सतसई मुक्तक काव्य ग्रंथ है जिसमें प्रेम और सौंदर्य की सजीव झांकियां देखने को मिलती है। इस धारा के अन्य कवियों में देखें हम तो बेनी माधव, कृष्ण कवि, रसनिधि, राम सहाय, सेनापति, विक्रम आदि को ले सकते हैं। रीति सिद्ध के बाद तीसरी धारा आती है रीति मुक्त काव्य धारा। इसमें हम देखें तो जिन कवियों ने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही वे रीतिकालीन परंपरा एवं प्रवृत्ति से प्रभावित हुई, बल्कि इसके विपरीत स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करते रहे, उन कवियों को रीति मुक्त कवि माना जाता है। धनानंद, आलम, बोधा, द्विजदेव आदि इसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। इन सभी कवियों ने रीति मुक्त परंपरा में मौलिक प्रतिभा का सृजन किया है। इन कवियों की मूल प्रवृत्ति रूप सौंदर्य चित्रण एवं विरह वर्णन है। इनमें स्वानुभूति का स्वर प्रधान रूप से व्यंजित हुआ है। रीति मुक्त कवियों ने काव्यानुभूति में स्वच्छंद और उदात्त, ललित और संवेदनात्मक रूप वर्णन और सौंदर्य को विशेष बल देकर प्रस्तुत किया है। धनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर रीति मुक्त काव्य परंपरा के ऐसे प्रतिनिधि कवि हैं जिनमें स्वच्छंद कल्पना का सौंदर्य चरम शिखर पर पहुंचता है। कहा जाता है कि घनानंद ने छोटे बड़े 40 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से मुख्य है सुजान हित और पदावली। इनमें से कवि को अमर करने वाली रचना सुजान हित ही है, जो प्रेम का उपालंब काव्य है, जिसे ब्रज भाषा प्रेमी सुजान सागर कहते हैं। रीतिकाल के बाद शुरू होता है आधुनिक काल। उसके बारे में हम जाने तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक कालीन कविता के विकास का क्रम 1 शताब्दी पहले से ही प्रारंभ हो गया था। बदलाव के स्पष्ट चिन्ह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ही दिखाई पड़ने लगे थे। संयोग है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 19वीं सदी के ठीक मध्य में सन 1850 में हुआ। अतः ऐतिहासिक लेखकों ने
इस वर्ष को ही आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रारंभ का वर्ष मान लिया। इस प्रकार आधुनिक काल का समय विक्रम संवत 1900 से माना जाता है। आधुनिक काव्य को जानने के लिए इसके भी कई विभाजन हुए, जिनको हम देखें तो सबसे पहले आता है भारतेंदु काल, जिसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। इसका समय ईस्वी सन 1857 से 1900 तक माना जा सकता है। भारतेंदु काल का उदय हिंदी कविता के लिए नव जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ था। इससे पूर्व रीतिकाल में जिस वैयक्तिक श्रृंगारमयी काव्यधारा पर बल रहा, उसके स्थान पर कविगण समाज और राष्ट्र को उद्बोधन देने वाली लोक मंगलकारी दृष्टि की ओर उन्मुख होने लगे थे। इस काल में 3 प्रवृत्तियां लक्षित होती है: प्रवृत्तिमूलक प्रेम काव्य, दास्य भक्ति और माधुर्य भक्ति से ओतप्रोत रचनाएं एवं सुधारवादी जीवन दृष्टि को बिंबित करने वाली कविताएं। इस युग के प्रमुख कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिकादत्त व्यास और राधा कृष्ण दास आदि के नाम उल्लेखनीय है। भारतेंदु के बाद जो दूसरे कवि हुए और दूसरा काल जिसके नाम पर हुआ, द्विवेदी काल यानी कि जागरण सुधार काल। इसका समय ईस्वी सन 1900 से 1918 तक माना जा सकता है। द्विवेदी युग की कविता राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता की कविता है। इस काल के कवियों ने जातीय जीवन की बड़ी मार्मिक और रचनात्मक आलोचना की। सामान्य मानव के गौरव प्रतिष्ठा पहली बार इसी युग में हुई। द्विवेदी युगीन काव्य सांस्कृतिक पुनरुत्थान, उदार राष्ट्रीयता, जागरण सुधार एवं उच्च आदर्शों का काव्य है। इस युग में विषय की दृष्टि से अपार वैविध्य एवं नवीनता आई। इस युग में महाकाव्य, खंडकाव्य, लघु पद्य कथा, मुक्तक, प्रबंध मुक्तक आदि विविध काव्य विधाओं में प्रचुर रचनाएं हुई। इस युग में काव्य भूमि का अद्भुत विस्तार हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रयत्नों से खड़ी बोली इस काव्य धारा की मुख्य भाषा बन गई। छंद के क्षेत्र में जो वैविध्य इस युग में मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। भाषा, भाव और छंद में ही नहीं, काव्य रूपों के क्षेत्र में भी एक रूपता देखने को मिलती है। द्विवेदी युगीन प्रमुख कवियों में हम देखें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही एवं राम नरेश त्रिपाठी का नाम बड़ा ही प्रसिद्ध है। द्विवेदी युग के बाद आता है छायावाद काल। इसका समय ईस्वी सन 1918 से 1938 तक माना जा सकता है। इस युग के कवियों ने द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध सूक्ष्म भावनाओं की, तत्कालीन रूढ़ियों और ईसाई धर्म प्रचारकों के आक्षेपों के विरुद्ध भारत के प्राणवान मूल्यों की तथा आर्थिक राजनीतिक दासता के विरुद्ध स्वाधीनता के मूल्यों की प्रतिष्ठा की। इस युग में
निम्न काव्य धाराएं प्रचलित हुई। पहली, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता। दूसरी, छायावादी कविता। तीसरी, प्रेम और मस्ती का काव्य। चौथी, हास्य व्यंग्यात्मक काव्य। और पांचवी, ब्रज भाषा काव्य। अब हम इन पांचों को क्रमशः एक एक करके देखें तो पहली आती है राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता। इस युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य में दो भावनाएं अत्यंत तीव्रता के साथ हुई। एक और कवियों ने भारत की आंतरिक विसंगतियों और विषमताओं को दूर करने का आह्वान किया, तो दूसरी ओर जनता को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ने को प्रेरणा दी। माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्र प्रेम को मुखरित करने के साथ साथ आज़ादी की लड़ाई में भी भाग लिया। फलस्वरूप उनको देश प्रेम को कविताओं में अनुभूति की सच्चाई और आदेश दिखाई पड़ता है। माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिल कविता इसका प्रमुख उदाहरण है। जनता में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनका संचार करने का दूसरा उपाय था अतीत को गरिमा का सजीव चित्रण। राष्ट्रीय कवियों ने भी रामकृष्ण, भीम, अर्जुन, हरिश्चंद्र आदि प्राचीन युग पुरुषों के चरित्रों के उदाहरण देकर जनता में विश्वास और आस्था पैदा करने का प्रयत्न किया। सियाराम शरण गुप्त की बापू कविता में गांधी जी का एवं निराला की दिल्ली कविता में देश के अतीत गौरव के साथ वर्तमान दुर्दशा का सफल चित्रण मिलता है। इस युग की कविता में कहीं कहीं क्रांति और ध्वंस के स्वर भी सुनाई देते हैं। इस काव्य धारा के प्रमुख कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान का तथा राम नरेश त्रिपाठी, उदय शंकर भट्ट, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, दिनकर आदि का गौण स्थान है। उसके बाद आती है छायावादी कविता। तो छायावादी काव्य वस्तुनिष्ठ और कल्पना प्रधान काव्य है। यह काव्य अनुभूति के स्तर पर मानव मात्र में एकता स्थापित करने में समर्थ हुआ है। अनुभूति की इस प्रधानता के कारण ही उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। छायावादी काव्य भाव के स्तर पर अंतः सृष्टि और बाह्य सृष्टि की एकता की स्थापना करता है और फिर आध्यात्मिकता के स्तर पर इसी ऐक्य को मूल सत्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करता है। प्रसाद की अनुभूति शैव दर्शन में परिणित होती चली जाती है। निराला अद्वैत और भक्ति के क्षेत्र में साधना करते दिखाई देते हैं। पंत को काव्य दृष्टि सृष्टि में व्याप्त मूल अक्षर सत्य का उद्घाटन करती है और महादेवी निराकार सर्वव्यापक प्रिय की भावना को ही काव्य का प्राण मानती है। काव्य रूपों की दृष्टि से भी छायावादी काव्य अत्यंत समृद्ध है। गीत, मुक्त छंद, खंड काव्य, महाकाव्य, लय कविता आदि काव्य रूप इस काल में हमें देखने को मिलते हैं।
अभिव्यंजना की सांकेतिकता और वक्रता भी छायावादी कवियों की उल्लेखनीय उपलब्धि है। छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा प्रमुख कवियों में आते हैं। उसके बाद आती है हास्य व्यंग्यात्मक कविता। छायावाद युग में हास्य व्यंग्यात्मक काव्य भी विशेष प्रमाण में रचना की गई है। हास्य व्यंग्यात्मक काल में समाज, धर्म, राजनीति आदि विभिन्न क्षेत्रों से संबंध ऐसी अनेक हास परिहासात्मक रचनाएं लिखी गई, जिनमें हास्य की मुखरता और व्यंग्य की तीव्रता स्वाभाविक रूप में विद्यमान है। हरिशंकर परसाई, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, बेढब बनारसी आदि प्रमुख कवि हैं। इसी काल में ब्रज भाषा में भी कविता लिखी जा रही थी। इस युग में अनेक कवि ब्रज भाषा में भी काव्य रचना करते रहे। रामनाथ ज्योतिषी, रामचंद्र शुक्ल राय बहादुर राय कृष्णदास, जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि, बालकृष्ण शर्मा नवीन, अनूप शर्मा रामेश्वर, किशोरी लाल वाजपेयी, उमाशंकर वाजपेयी, उमेश आदि का उल्लेख मुख्य रूप से अपेक्षित है। रामचंद्र शुक्ल इस युग के मेधावी आलोचक तो थे ही, उन्होंने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र से ब्रज भाषा में अनुवाद भी किया। फिर आता है छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल में काव्य साहित्य की अनेक प्रवृत्तियां दृष्टिगत होती हैं। इन प्रवृत्तियों के आधार पर यदि हम इन रचनाओं का वर्गीकरण करें तो स्पष्ट रूप से जो तीन काव्य धाराएं उभर कर आती है, उन्हें प्रगतिवादी कविता, प्रयोगवादी कविता और नई कविता कहा जा सकता है। पहला, प्रगतिवादी कविता। इसका समय ईस्वी सन 1936 से ईस्वी सन 1943 तक माना जा सकता है। प्रगतिवाद नाम उस काव्य धारा का है जो मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चली आई। प्रगतिवाद ने सौंदर्य को नए दृष्टिकोण से देखा। यह सामाजिक यथार्थ का इस प्रकार चित्रण करता है कि कुरूप, शोषक, सड़ी गली, विसंगतिग्रस्त शक्तियों का पर्दाफाश हो और नई सामाजिक शक्तियों के संघर्षों और आस्था को बल मिले। पर जैसे जैसे आंदोलन का उफान मंद पड़ता गया, वैसे वैसे प्रगतिवादी काव्य धारा प्रचारात्मक अभिधात्मक रूप को छोड़कर अधिक चित्रात्मक, गहन और सांकेतिक होती गई। उसने काव्य को व्यक्तिवादी यथार्थ के बंद कमरे से निकालकर उन जीवन के बीच प्रवाहित कर दिया। जीवन और साहित्य के मूल्य, सौंदर्य बोध और लक्ष्य को समाज के यथार्थ और उसकी रचना से जोड़ा। भाषा को कोहरे से निकालकर धरातल पर प्रतिष्ठित किया। निराला, सुमित्रानंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह और
मुक्तिबोध इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। दूसरी काव्य परंपरा में हम देखें तो प्रयोगवादी कविता, इसका समय ईस्वी सन 1943 से माना जा सकता है। प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है जो कुछ नए बोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आई और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई तथा जिसका पर्यवसान नई कविता में हो गया। प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी ज्यादा थे। वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। ये कवि मध्यम वर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य को बड़ी बात के साथ उद्घाटित करते हैं। इन कवियों ने व्यक्ति के अंतः संघर्षों, क्षणों को, अनुभूतियों और सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी संवेदनाओं और मन की विभिन्न स्थितियों को लेकर छोटी छोटी तीव्र प्रभावशाली कविताएं लिखी। प्रयोगवादी दौर में जो कवि सक्रिय थे वे नई कविता में भी उतने ही सक्रिय रहे, जिनमें प्रमुख है अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल एवं नरेश मेहता। शमशेर और मुक्तिबोध दोनों का संबंध प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता तीनों से रहा है। आगे चलकर प्रयोगवाद ने नई कविता का रूप ले लिया। अधिकांश कवि दोनों धाराओं में काव्य रचना कर रहे थे, अतः यहाँ यह निश्चित कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ तक वे प्रयोगवादी है और कहाँ तक नई कविता के कवि। फिर भी सन 1950 के बाद की कविताओं को नई कविता की संज्ञा दे सकते हैं। 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक को अधिकांश कविताओं में व्यक्तिवादी विचारधारा का रूप होने के कारण उन्हें प्रयोगवाद के क्रम में देखा जा सकता है। अब हम करें बात नई कविता, तो नई कविता नाम स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में पूर्ववर्ती प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट है। नई कविता की सबसे पहली विशिष्टता जीवन के प्रति उसकी आस्था में दिखाई पड़ती है, जिसमें जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने को लालसा है। नई कविता में दो तत्व प्रमुख है, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता में लोक जीवन की अनुभूति, सौंदर्यबोध, प्रकृति और उसके प्रश्नों को एक सहज और उदार मानवीय भूमि पर ग्रहण किया। साथ ही साथ लोक जीवन के बिंबों, प्रतीकों, शब्दों और उपमानों को लोक जीवन के बीच से चुनकर उन्हें अपने को अत्यधिक संवेदनापूर्ण और सजीव बनाया। बाल कृष्ण राव, शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती,
प्रभाकर माचवे, विजयदेव नारायण शाही, रघुवीर सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल आदि प्रयोग नई कविता के प्रमुख कवि हैं। तो हिंदी साहित्य के परिचयात्मक इतिहास में सारबिंदु रूप में हम देखें तो आदिकालीन हिंदी कविता सिद्ध काव्य साहित्य, जैन काव्य साहित्य, नाथ काव्य साहित्य, रासो काव्य साहित्य एवं लौकिक काव्य साहित्य में विभाजित किया गया है। तो भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना गया है। इसे निर्गुण और सगुण काव्य धारा में विभक्त किया गया है। इन दोनों को पुनः दो दो भागों में क्रमशः इस प्रकार विभक्त किया गया है, जिसमें ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। रीति काल के अंतर्गत 3 प्रकार की काव्य रचनाएं हुई: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य तथा रीति मुक्त काव्य। भारतेंदु काल का उदय हिंदी कविता के लिए नव जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ था। भारतेंदु युगीन काव्य सुधारवादी जीवन दृष्टि को बिंबित करने वाला काव्य माना गया है। द्विवेदी युगीन काव्य सांस्कृतिक पुनरुत्थान, उदार राष्ट्रीयता, जागरण सुधार एवं उच्चादर्शों का काव्य है। छायावाद काल में राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता, छायावादी कविता, प्रेम और मस्ती का हास्य, व्यंग्यात्मक काव्य, ब्रज भाषा काव्य लिखा गया। प्रगतिवाद नाम उस काव्य धारा का है जो मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चली। प्रयोगवादी कवि मध्यम वर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था और मानसिक संघर्ष के सत्य को बड़ी बौद्धिकता के साथ उद्घाटित करते हैं। नई कविता में 2 तत्व प्रमुख है: अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने हिंदी साहित्य के इस इतिहास का परिचय प्राप्त किया। आगे के वीडियो में क्रमशः इन सभी कालों को विस्तार से जानेंगे। तो हम तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः